गुड मॉर्निंग बच्चों। राम राम, जय श्री राम। बच्चों, आप सब लोग जानते हो कि मैं हर संडे को यूपी पुलिस री एग्जाम के जीएस का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर होता हूं और आप सब लोग देख रहे हैं। और बच्चों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। और बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप लोगों को पता है कि अब एग्जाम बिल्कुल आपके सिर पर है, क्योंकि जो एग्जाम डेट घोषित की है उस डेट को यदि एग्जाम होता है तो आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है। तो बच्चों, हम बिना समय गवाए आप लोगों के साथ इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं या इसका जो भी एनालिसिस हम लोग देखते हैं। अगर बात की जाए बच्चों, तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्वेश्चन में आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सेकंड या बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। कौन सा है? तमिलनाडु है। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस का एग्जाम है, तो कुछ टाइगर रिजर्व हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश का वो है दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व है और जो दुधवा टाइगर रिजर्व है यह आपका है, कहां पर है? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में है। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो दूसरा आपका उत्तर प्रदेश का जो टाइगर रिजर्व है वो है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है और अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है यह आपका बिजनौर में। कहां पर है? ये आपका बिजनौर में है। उसके बाद अगर बात की जाए तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व तो पीलीभीत में ही है, इसके नाम से लग रहा है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां पर है? पीलीभीत में ही है। और चौथा जो है वो है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो बहुत इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व अगर बात की जाए तो ये कहां पर है? ये आपका चित्रकूट में है। क्लियर है ना? ये कहां पर है? चित्रकूट में है। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? जबरन श्रम का मतलब है, इसे हम लोग बलात् श्रम भी कह देते हैं, मतलब जबरदस्ती या बेगार। इसे दूसरी भाषा में समझा जाए तो हम इसे बेगार भी कह सकते हैं। क्लियर है ना? या लेबर फोर्स कह देते हैं, या इसे बलात् श्रम भी कह देते हैं। इसे हम लोग बलात् श्रम भी कह देते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आर्टिकल 20, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 25 और ऑप्शन डी आर्टिकल 23। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। आर्टिकल 23 ही इसके बारे में बताता है। आपको पता होगा कि ये सारे मूल अधिकार हैं और कोई भी जबरन श्रम या बेगार या बलात् श्रम नहीं करा सकता है, क्योंकि यह हमारा मूल अधिकार है कि कोई हमसे जबरदस्ती ये काम या बलात् श्रम नहीं करा सकता है। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। बच्चों, मेरी क्लास आपको कैसी लगती है आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करें और इसे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों, जो भी आप किसी भी प्रैक्टिस सेट देते हो तो आप लोग, मैं जीएस के प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने हर प्रत्येक दिन यूपी पुलिस के री एग्जाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं और मेरे जो क्वेश्चन है वो आपको सारे एग्जामों में मिलेंगे। आप चाहे किसी भी आरडब्ल्यू का दो या आप एग्जामपुर का टेस्ट दो या किसी का भी दो, आपको मेरे प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन मिलेंगे, हूबहू मिलते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित यहां पर दिया नहीं है, पर्वत ऐसा कौन सा पर्वत है जो एशिया को और यूरोप से अलग करता है? ऑप्शन फर्स्ट है हिमालय, ऑप्शन सेकंड है एंडीज पर्वत और ऑप्शन सी है आल्प्स पर्वत और ऑप्शन डी है यूराल पर्वत। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। यूराल पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें क्या है कि आर्कटिक सागर जो यूरोप यूराल है वो कहां से कहां तक है? आर्कटिक सागर से लेकर और कैस्पियन सागर के मध्य है। कहां पर है ये? कैस्पियन सागर के मध्य है।
और आर्कटिक सागर के जो नीचे का रीजन है वो यहाँ यूरोप है। कौन सा है? यूरोप है। और जो कैस्पियन सागर के कुछ देश हैं वो एशिया में सम्मिलित हैं। क्लियर है ना? जैसे तुर्की, अजरबैजान, ये इसकी सीमा लगती है कैस्पियन सागर से। रूस की, तो रूस आप सब लोग जानते हो कि एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किन तरीकों या प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? इसमें यह कह रहा है कि ऊष्मा एक रूप से दूसरी जगह चली जाती है और वहां किसी मीडियम या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो बिना माध्यम के चली जाती है। ऑप्शन ए, विकिरण और चालन दोनों, बोथ रेडिएशन एंड कंडक्शन। ऑप्शन बी, कंडक्शन या चालन। ऑप्शन सी, संवहन या कन्वेंशन। ऑप्शन डी, विकिरण या रेडिएशन। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। विकिरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है और यहां किसी भी मीडियम या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो चालन विधि के द्वारा जो संचरण होता है वो ठोस वस्तुओं में होता है। किसमें? ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण। ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है ठोस में। और यह संवहन की बात की जाए तो संवहन के द्वारा गैस, द्रव और गैस, द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण, गैस में ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो वो संवहन के द्वारा होता है। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा है? वो यह पूछ रहा है कि मासिक धर्म पर अवकाश नीति देने का प्रावधान किस हाईकोर्ट ने किया है आपके भारत में? तो ऑप्शन फर्स्ट है सिक्किम हाईकोर्ट, ऑप्शन सेकंड है बॉम्बे हाईकोर्ट, ऑप्शन थर्ड है इलाहाबाद हाईकोर्ट और ऑप्शन डी है केरल हाईकोर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है सिक्किम हाईकोर्ट। क्लियर है ना? आपके उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद है, लेकिन इस काम को किया किसने? सिक्किम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी प्रयागराज और ऑप्शन डी गाजीपुर। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है वाराणसी। जो दिए गए जनपद हैं इनमें सबसे छोटा जनपद वाराणसी है। जबकि अगर वैसे बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जो जनपद है वो कौन सा है? हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़ है। क्लियर है ना? सबसे छोटा। और सबसे बड़ा जनपद उत्तर प्रदेश का, सबसे बड़ा जनपद उत्तर प्रदेश का है वो है आपका, कौन सा है आपका? लखीमपुर खीरी। क्लियर है ना? लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद है वो है आपका बलिया। कौन सा है? बलिया है। और सबसे पश्चिमी जनपद जो है, सबसे पश्चिमी जनपद उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, सबसे पश्चिमी जनपद है वो है आपका शामली। उसके अलावा सबसे उत्तरी जनपद की यदि बात की जाए तो आपका सहारनपुर है। कौन सा है? सहारनपुर है। और यदि दक्षिणी जनपद की बात की जाए, दक्षिणी जनपद की बात की जाए तो वो कौन सा है आपका? सोनभद्र है। क्लियर है ना? कौन सा है? सोनभद्र है। और याद रखना, सोनभद्र एक ऐसा जनपद है, सोनभद्र एक ऐसा जनपद है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। क्लियर है ना? उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जनपद जिसका नाम सोनभद्र है, उसकी सीमा 4 राज्यों से सीमा लगती है। क्लियर है ना? 4 राज्यों से सीमा लगती है। और वो कौन कौन से 4 राज्य हैं? तो मैं आपको बता दूं, बिहार, छत्तीसगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका मध्य प्रदेश। क्लियर है ना? याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 मार्च, ऑप्शन बी 6 अप्रैल, ऑप्शन सी
14 सितंबर और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस डेट को मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। यदि मैं आपको बता दूं, जैसे 14 मार्च इसमें दिया गया है, तो इसको हम लोग पाई दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? पाई दिवस के रूप में मनाते हैं। या 6 अप्रैल की बात की जाए तो शांति व विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। शांति व विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है ना? उसके अलावा 2 अक्टूबर की बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्लियर है ना? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। क्लियर है? याद रखना इस बात को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। एक और पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं 10 जनवरी को जो पूछा जाता है वो है आपका ये हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और 10 जनवरी को पूछा जाता है वो है आपका विश्व हिंदी दिवस। क्लियर है ना? विश्व हिंदी दिवस। क्लियर है ना? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 10 जनवरी को। और जबकि हिंदी दिवस जो है वो राष्ट्रीय होता है, वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। बच्चों मेरी क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को? आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रैक्टिस सेट से आपको देखने के लिए मिलेंगे। सारे हूबहू क्वेश्चन। अगर बात की जाए तो जो लोग मेरा प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उन्हें तो पता ही है, वो आराम से कर भी पा रहे होंगे बड़े आसानी से, और जो नहीं है वो तो नहीं है ही ना, उसमें उनका क्या कहना। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? क्लियर है? इसमें ऑप्शन ए दिया गया, स्थान दिए गए प्लेस, और पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के ये किस जिले में है। अब बात की जाए तो बटेश्वर क्या आगरा में है? ऑप्शन बी है देवा शरीफ जौनपुर में है। ये ऑप्शन सी है संकिसा फर्रुखाबाद में है, और ऑप्शन डी है विठुर कानपुर में है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर मतलब सुमेलित नहीं है वो है देवा शरीफ ऑप्शन बी। क्लियर है ना? जो देवा शरीफ की जो दरगाह है ना, ये बाराबंकी में स्थित है। कहां पर है? ये बाराबंकी में स्थित है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है कि देवा शरीफ है जो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि भ्रष्टाचार में भारत को कौन सी रैंक मिली है। ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 93 और ऑप्शन डी 102। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, 93वीं रैंक भारत को मिली है। याद रखना पहले अगर बात की जाए तो 2023 का सूचकांक 24 में जारी होता है। ये कब होता है? ये 2024 में जारी होता है। क्लियर है ना? 2024 में जारी होता है। वैसे ही जो 2022 का सूचकांक था, 2022 का जो सूचकांक था, 2022 का सूचकांक था वो 2023 में जारी हुआ था। कब हुआ था? 2023 में जारी हुआ था। और उसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग जो रैंक थी वो 86 थी। कितनी थी? 86 थी। अब बढ़कर 86 से कितनी हो गई है? 93 हो गई है। कहने का मतलब यह है कि भ्रष्टाचार देश में और बढ़ गया है। क्लियर है ना? और जो सबसे ईमानदार की बात की जाए या इस सूचकांक में जो पहले नंबर पर रहा है, जो प्रथम नंबर पर रहा है, वो है आपका डेनमार्क। या हम दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि ये विश्व में सबसे ईमानदार देश रहा है, या विश्व में सबसे कम भ्रष्ट रहा है। विश्व में सबसे कम भ्रष्ट, या दूसरी भाषा में यह सबसे ईमानदार रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मशहूर बॉलीवुड अदाकार हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नर्तकी हैं। हेमा मालिनी जी जो पहले एक बहुत फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में ये मथुरा से सांसद है। कहां से सांसद हैं? ये मथुरा से सांसद हैं। मथुरा से सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और अगर बात की जाए तो यह पूछा गया कि ये कौन से नर्तकी में ये प्रशिक्षित थी। ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी ओडिसी और ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है भारतनाट्यम। क्लियर है ना? आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश क्या भारत में यदि बात की जाए, भारत में आठ
शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। क्लियर है ना? शास्त्रीय नृत्य कितने? 8 हैं। तो आपको पता हो तो अगर कथक है, ये आपका उत्तर प्रदेश का है, ये उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ओडिसी उड़ीसा का है, उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। क्लियर है ना? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो क्लियर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महालवाड़ी प्रणाली कहां लागू की गई थी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी मद्रास। तो मैं आपको बता दूं, जो महालवाड़ी प्रणाली है ये टैक्स या कर या रेवेन्यू के एकत्रित करने की प्रणाली थी, जो अंग्रेजों द्वारा लागू की गई थी। क्या थी ये महालवाड़ी प्रणाली? अंग्रेजों द्वारा जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों द्वारा राजस्व एकत्रित करने की प्रणाली थी। राजस्व एकत्र करने की प्रणाली थी। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्या है? ऑप्शन बी है। मैं आपको समझा दूं कि जो महालवाड़ी व्यवस्था थी यह उत्तर प्रदेश, पंजाब व मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लागू की गई थी। और ये 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा, किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा ये जारी की गई थी। क्लियर है ना? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। और अगर बात की जाए तो यह 30% क्षेत्रफल पर थी। कितने पर? 30% क्षेत्रफल पर थी। अब अगर बात की जाए तो कुछ रेवेन्यू से संबंधित, राजस्व एकत्र से संबंधित कुछ और थी। जैसे एक थी आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। एक कौन सी थी? रैयतवाड़ी थी। रैयतवाड़ी की यदि बात की जाए तो ये 1820 में प्रारंभ की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये कर्नल रीड और मैकेंजी के द्वारा, और किसके द्वारा? मैकेंजी के द्वारा की गई थी। उसके अलावा यदि बात की जाए तो ये रैयतवाड़ी थी वो 51% क्षेत्र पर थी। कितने पर? 51% क्षेत्रफल पर थी। और एक और थी, वो काफी फेमस है, और वो थी आपकी स्थायी बंदोबस्त। कौन सी थी? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त की बात की जाए तो ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जारी की गई थी। बच्चों याद रखना, ये प्रैक्टिस सेट भले ही प्रैक्टिस सेट है, लेकिन इसे आपको स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके यूपी पुलिस के री एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहेगी। बच्चों इस प्रकार मेहनत की जा रही है। आप तो मेहनत कर ही रहे हो, लेकिन हम भी आपसे कम मेहनत नहीं कर रहे, आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो बच्चों मेरी क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को? इसे जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए घूमर, ऑप्शन बी भांगड़ा, ऑप्शन सी गरबा और ऑप्शन डी धनगरी गाजा। तो मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है ऑप्शन डी धनगरी गाजा है। क्लियर है ना? धनगरी गाजा है। ये मेरे क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो आपके ये जो मॉक वाले, ये सारे मेरे प्रैक्टिस सेट से हैं, सारे A to Z आप लोग देख सकते हो और मैं आपको दिखा दूंगा। धनगरी गाजा यदि बात की जाए तो महाराष्ट्र के कुछ और लोक नृत्य हैं, जैसे धनगरी गाजा हो गया आपका, एक लवाड़ी हो गया, बहुत इंपोर्टेंट है। उसके अलावा डिंडी हो गया, डिंडी है। उसके अलावा दही कला हो गया, दही कला हो गया। उसके अलावा एक काला नाम से भी है। ये कुछ और लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र के। घूमर की बात की जाए तो ये राजस्थान का फेमस है। किसका? ये राजस्थान का फेमस है। उसके अलावा भांगड़ा की बात की जाए तो ये पंजाब का फेमस है। किसका? पंजाब का। और गरबा की बात की जाए तो ये गुजरात का है। ये किसका है? गुजरात का है। और गरबा की बात की जाए तो इसे यूनेस्को की, किसे? इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है। अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है, सूची में शामिल किया गया है। और इसी के साथ गरबा के साथ ही 15 कितने यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल होने वाले जो अमूर्त जो सांस्कृतिक है वो कितनी हो गई हैं? 15 हो गई हैं। 14 भी इससे पहले यदि बात की जाए तो आपका पता हो तो पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा थी, और 15वीं अब ये गरबा है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है?
ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, बिहार से ही क्या हुआ है, बिहार से मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति हुई है। क्लियर है बच्चों? तो मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं बच्चों, और जो आपका प्यार मिल रहा है मुझे उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। अब बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? ये अभी मैंने उसकी बजट की क्लास डाली थी, तो इसमें से सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। आप जिन लोगों ने पढ़ा उन्हें तो पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए आर के षणमुखम चेट्टी, ऑप्शन बी टी टी कृष्णाचारी, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, आर के षणमुखम सेठी। मैं आपको बता दूं कि जो बजट है, बजट की यदि बात की जाए तो बजट का विवरण एक तो भारत के किसी अनुच्छेद में नहीं है। किस में नहीं है? भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। क्लियर है ना? बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। किसका? बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं। एक अनुच्छेद है जिसका नाम है अनुच्छेद 112 या आर्टिकल 112 है। इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में? वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहले बजट, भारत में सबसे पहले बजट पेश करने वाले जो व्यक्ति थे, पेश करने वाले व्यक्ति थे वो थे जिन्होंने 1860 में किया था। 1860 में किया था विल्सन ने। किसने? विल्सन ने। सबसे पहले 1860 में। कब? 1860 में विल्सन ने। अब अगर बात की जाए तो आर के षणमुखम सेठी थे जो स्वतंत्र भारत का किया, इन्होंने 1947 में किया। कब किया? 1947 में किया। स्वतंत्र भारत के ये पहले व्यक्ति थे। स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति। क्लियर है ना? स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति। अब अगर बात की जाए तो इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि गणतंत्र भारत का बजट पेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम है जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई थे और इन्होंने 1950 में ये पेश किया था। उसके अलावा सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति, तो मैं यहां लिख देता हूं, सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। और इन्होंने, मैं आपको बता दूं, 10 बार बजट पेश किया। कितनी बार? 10 बार किया। और इनके बाद यदि बात की जाए तो फिर है आपके पी चिदम्बरम साहब हैं जिन्होंने 9 बार किया है। फिर आपके प्रणब मुखर्जी हैं जिन्होंने 8 बार किया। और फिर आपकी वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। फिर कौन है? निर्मला सीतारमन है जिन्होंने 7 बार बजट पेश किया। कितनी बार? 7 बार बजट पेश किया। कितनी बार? 7 बार। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, आर के षणमुखम सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी संगीत पूछा गया है कि किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है आपका कथक, ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी भरतनाट्यम और ऑप्शन डी सत्रिया। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। जो ठुमरी संगीत है वो किस नृत्य शैली से है? तो कथक से है। और कथक आप सब लोग जानते हो कि यह उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है और ये एक शास्त्रीय नृत्य भी है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भी है। क्लियर है ना? कथकली की बात की जाए तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम की बात की जाए तो ये तमिलनाडु का है और सत्रिया की बात की जाए तो ये असम का है। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बच्चों मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरे प्रैक्टिस सेट इतने शानदार और दमदार हैं कि आप लोग किसी का भी एग्जाम दीजिए, आपको मेरे प्रैक्टिस सेट से ही क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, और जो लोग मेरा प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उनको तो पता ही है, और जो नहीं लगाते हैं वो लगाने का प्रयास करें, जिससे कि आप लोग अपनी एग्जाम में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो इस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को लगातार 8वीं बार किस दर पर अपरिवर्तित रखा है। कहने का मतलब यह है कि रेपो रेट 8 बार से परिवर्तित नहीं की गई है। ऑप्शन ए 5.50%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 6.25% और ऑप्शन डी 6.50%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। याद रखना रेपो रेट होती क्या है, यदि मैं आपको बता दूं, रेपो रेट की बात की जाए तो रेपो रेट एक ऐसी दर है, एक ऐसी दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। क्लियर है ना। और ये किसके द्वारा जारी होती है, आरबीआई के द्वारा। याद रखना आपकी रेपो रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे बैंक दर हो, बैंक दर, चाहे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या आपकी एसएलआर या सीआरआर, ये सभी आरबीआई जारी करता है। कौन जारी करता है, ये आरबीआई के द्वारा जारी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन तमस नामक उपन्यास के रचयिता हैं। ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी राही मासूम रजा, ऑप्शन डी भीष्म साहनी। तो तमस की बात की जाए तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्लियर है ना, अंधकार। तो याद रखना इस क्वेश्चन की राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 10 की वृद्धि 2001 से 2011 के बीच कितनी थी। कहने का मतलब यह है कि जो जनगणना हुई 2011 में, तो 10 वर्ष के आंकड़े आते हैं, आप सब लोग जानते हो हर जनगणना में। तो 2001 से 2011 तक 10 की वृद्धि कितनी रही, किसमें, साक्षरता दर में। ऑप्शन ए 16%, ऑप्शन बी 15.1%, ऑप्शन सी 13.45% और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो 10 की वृद्धि साक्षरता दर रही है वो 11.4% रही। कितनी रही, 11.4% रही। क्लियर है ना। अब अगर बात की जाए कुछ साक्षरता के बारे में, तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, तो वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। कौन है, गौतम बुद्ध नगर। क्लियर है ना। अगर बात की जाए तो सबसे कम साक्षरता वाला उत्तर प्रदेश का जनपद, तो वो आपका है श्रावस्ती। क्लियर है ना, कौन सा है, श्रावस्ती। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। कितनी रही थी 10 की वृद्धि दर, इतनी रही थी। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों मेरी क्लास कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि ये जितने भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, किसी भी एग्जाम में आप दीजिए, किसी भी आपको मेरे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन देखने के लिए हमेशा मिलते हैं। तो हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंस ब्रिज कहां खोला गया है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी हंगरी और ऑप्शन डी कनाडा। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत में यह सस्पेंशन ब्रिज खोला गया। सस्पेंशन ब्रिज का मतलब होता है कि पहाड़ों पर लटका हुआ ब्रिज होता है। कैसा होता है, लटका हुआ ब्रिज होता है, और उस पर यात्री जाते, ये पर्यटक के रूप में माने जाते हैं, ये पर्यटक स्थल या पर्यटक स्पॉट के रूप में चिन्हित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष को आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 1 जनवरी,
ऑप्शन सी 29 अगस्त और ऑप्शन डी 1 जुलाई। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को आयोजित किया जाता है। यदि 1 जनवरी की बात की जाए तो इसके 1 जनवरी की बात की जाए तो 1 जनवरी को है आपका 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 जुलाई की यदि बात की जाए तो ये राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए। 1 जनवरी थोड़ा सा इसकी पूरा ध्यान नहीं आ रहा, तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए सर्वर, ऑप्शन बी पोर्ट नंबर, ऑप्शन सी एयर कोड और ऑप्शन डी मल्टीप्लेक्स। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। यूआरएल का जो एक पार्ट है वो है पोर्ट नंबर। क्लियर है ना? याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन शैली की वास्तुकला है? ऑप्शन ए सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी काशी विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन सी बृहदेश्वर मंदिर और ऑप्शन डी दशावतार मंदिर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, दशावतार मंदिर। क्लियर है ना? कौन सा है? दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर की यदि बात की जाए तो दशावतार मंदिर जो है वो ललितपुर के देवगढ़ में, कहां पर है? ललितपुर के देवगढ़ में स्थित है। देवगढ़ में स्थित है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो यहां विष्णु की मूर्ति है। किसकी? विष्णु की मूर्ति है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। कहां पर हुआ था इसका निर्माण? गुप्त काल के दौरान हुआ था। याद रखना पंचायत शैली। पंचायत शैली की बात की जाए तो एक विजयनगर साम्राज्य और है, वहां पर एक मंदिर है। आप मुझे ऑप्शन बताना कि कौन सा मंदिर है जो पंचायत शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात वाटरफॉल पूछे, नाम है देवदरी राजदरी वाटरफॉल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी चंदौली और ऑप्शन डी कासगंज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, चंदौली। क्लियर है ना? मैं आपको बता दूं कि देवदरी राजदरी जो जलप्रपात है चंदौली के पास एक चकिया तहसील है। कौन सी? चकिया तहसील है। और चकिया तहसील से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने पर है? चकिया तहसील से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों जलप्रपात हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो दोनों जलप्रपात हैं ये बेतवा नदी पर ही हैं। किस पर हैं? ये बेतवा नदी पर ही हैं। उसके अलावा चंदौली की यदि बात की जाए तो एक चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहां पर बहुत फेमस है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना भी माना जाता है। उत्तर प्रदेश का ये सबसे पुराना भी माना जाता है, ये चंदौली में ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट्सएप को कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2009 और ऑप्शन डी 2010। तो व्हाट्सएप की यदि बात की जाए तो इसे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2009 में व्हाट्सएप को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्लियर है ना? महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार 2024 में दिया गया है। क्लियर है ना? और ये महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटिन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपिन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, लॉर्ड डफरिन। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 तक रहते हैं और इसी के मध्य 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। क्लियर है ना? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। अब अगर बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो आपके एओ ह्यूम थे। कौन थे? एओ ह्यूम थे। एओ
ह्यूम थे। क्लियर है ना। और जहां इसकी स्थापना की गई थी वो स्थान था मुंबई। मुंबई के गोकुल दास तेजपाल विश्वविद्यालय में की गई थी, मुंबई में की गई थी। और मुंबई में ही कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन मुंबई में ही हुआ। और इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे इसके अध्यक्ष? डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। क्लियर है। याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। लॉर्ड लिटन की बात की जाए तो 1876 से 80 तक इसका टाइम पीरियड था। लॉर्ड रिपन की बात की जाए तो 1880 से 84 तक था। और लॉर्ड मेयो की बात की जाए तो ये 1769 से 72 तक थे। और आपको पता हो तो लॉर्ड मेयो ने ही पहली जनगणना कराई थी। पहली जनगणना किसने कराई थी? तो लॉर्ड मेयो ने कराई थी। और उसके अलावा जो लगातार 1881 में यह बात की जाए, हर वर्ष मतलब लगातार 10 वर्ष बाद जनगणना, लगातार 10 वर्ष बाद जनगणना का जो श्रेय है वो लॉर्ड रिपन को है। मेरा कहने का मतलब यह, सबसे पहले जनगणना कराई थी लॉर्ड मेयो ने 1872 में कराई थी, लेकिन जो हर 10 वर्ष बाद होती है वो लॉर्ड रिपन ने कराई थी 1881 से। जैसे 81, फिर 91, फिर 2001, फिर 2011। तो ये लॉर्ड रिपन की देन है। क्लियर है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन, ये रिपीट हो गया, भारत के संविधान की किस अनुसूचियों का मिलान उसकी विषय के साथ गलत किया गया? इसमें पूछा गया कि कौन सी अनुसूची किससे संबंधित नहीं है। दूसरी अनुसूची, ऑप्शन ए है दूसरी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। ऑप्शन बी है पहली अनुसूची राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ऑप्शन सी है तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही है। तो डी इसमें है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो दूसरी अनुसूची है ना, वो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है। किससे संबंधित है? के वेतन भत्ते से संबंधित है। क्लियर है ना। वेतन भत्ते से संबंधित है। जबकि भाषाओं से संबंधित की बात की जाए तो भाषाओं से संबंधित 8वीं अनुसूची है। कौन सी है? 8वीं अनुसूची है। और आप सब लोगों को पता है कि संविधान के निर्माण के समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8 थी। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। कितनी है? 12। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में घटित हुई थी? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट का नवीकरण। ऑप्शन बी जनप्रतिनिधि अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन सी ठगी एवं डकैती दमन अधिनियम। और इसमें राइट आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। तो 1919 में जो घटित हुई थी, मैं आपको बता दूं, ये रॉलेट एक्ट। कौन सी? रॉलेट एक्ट 1919 में ही। उसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जो भी दिया गया होगा ऑप्शन डी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? वह यह पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? पीतल का काम। ऑप्शन बी है प्रतापगढ़ किसके लिए फेमस है? कालीन के लिए। ऑप्शन सी बरेली किसके लिए फेमस है? फर्नीचर के लिए। ऑप्शन डी सहारनपुर किसके लिए फेमस है? कागज के लिए। तो इसमें से पूछा कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रतापगढ़ कालीन के लिए फेमस नहीं है। क्लियर है ना। कालीन के लिए तो फेमस भदोही, मिर्जापुर ये है। कौन है? कालीन के लिए फेमस तो भदोही है। कौन है? भदोही है। क्लियर है। याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए बृहस्पति और शनि। ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन सी शनि और यूरेनस। और ऑप्शन डी बुध और शुक्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य ऐसे खगोलीय पिंड, ऐसे समझ लो कि ये मंगल है, ये बृहस्पति है। ये कौन सा है?
बृहस्पति है। तो याद रखना ये बृहस्पति है। तो इन दोनों के मध्य ऐसे कुछ खगोलीय पिंड हैं जो चक्कर लगाते रहते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्लियर है? याद रखना ऐसे खगोलीय पिंड जो इनके मंगल और बृहस्पति के मध्य चक्कर लगाते रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी नेपाल। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, बांग्लादेश। सुंदरवन की बात की जाए तो आप सब लोग जानते होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो डेल्टा है आपका सुंदरवन। क्लियर है ना? कौन सा है? सुंदरवन है। याद रखना कि जो सुंदरवन का डेल्टा है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर बनाती हैं। उसके अलावा इस डेल्टा का नाम सुंदरवन इसलिए रखा गया था कि वहां सुंदरी नामक वन की अधिकता है। सुंदरी नामक वन की अधिकता के कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया था। क्लियर है ना? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो सुंदरवन है, कौन से, जो ये सुंदरवन है, जो सुंदरी वन है ना, ये कौन सी सुंदरी वन है? ये आपके भारत व बांग्लादेश में, भारत में 40% है और बांग्लादेश में ये 60% है। याद रखना कितना है? बांग्लादेश में 60% है। तो बांग्लादेश में सुंदरवन अधिक है। और सुंदरवन नाम क्यों रखा? क्योंकि इसका वहां पर सुंदरी नामक वन पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम सुंदरवन रखा है। बच्चों मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है आप मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि कुछ और बच्चों का भी भला हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी तांबे की एक खुली खदान है? ओपन माइन पूछ रहा है। ऑप्शन ए मलजखंड, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी सिंहभूम और ऑप्शन डी बेल्लारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, मलजखंड है, जो कॉपर की ओपन माइंड है। और यह कहां पर है? ये एमपी में है या मध्य प्रदेश में। क्लियर है? कहां पर है? मध्य प्रदेश में। आपने सुना होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में ही तो है, ये इसके पास ही है, ये से थोड़ी सी किलोमीटर दूरी पर है। याद रखना तो ये मलजखंड है। क्लियर ना? बस्तर की बात की जाए तो ये भी छत्तीसगढ़ में है, सिंहभूम झारखंड में है, ये, और बेल्लारी कर्नाटक में, ये भी फेमस खान है। क्लियर है ना? तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन बना है? देखो क्वेश्चन आ गया, क्योंकि विपक्ष में नेता पिछले 2 लोकसभा के कार्यकाल से नहीं था। 2014 में भी नहीं था कोई विपक्ष का नेता, 2019 में भी नहीं था और अब है। हम बताएंगे क्यों नहीं था और क्यों है। ऑप्शन ए मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी राहुल गांधी और ऑप्शन डी अधीर रंजन चौधरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा की 10% सीटें विपक्ष के पास होनी चाहिए। कितनी? विपक्ष के पास होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जैसे लोकसभा की सीटें वर्तमान में कितनी होती हैं? 550 हैं, तो इसका 10% कितना? इसका 10% निकालोगे तो लगभग इसका 10% आ जाएगा कितना? 55। यदि कोई भी ऐसी पार्टी जो 55 सीटें लोकसभा में लेकर आती है वही विपक्ष में बैठ पाएगी। और इस बार यह कारनामा कांग्रेस ने किया। किसने किया है? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं? 99 सीटें हैं लोकसभा की। और इस प्रकार राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए। पहले क्यों नहीं थे? क्योंकि इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे थे, 10% सीटें। क्लियर है ना? इस बार फॉलो किया तो इस बार विपक्ष में नेता बन गए। बच्चों मेरी क्लास कैसी लग रही है आप मुझे अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है? ऑप्शन ए पीलीभीत जनपद में, ऑप्शन बी
चंदौली जनपद में, ऑप्शन सी उन्नाव जनपद में और ऑप्शन डी महाराजगंज जनपद में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, चंदौली जनपद में। मैं आपको बता दूं, चंद्रप्रभा वन अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में हुई थी और यह उत्तर प्रदेश का सबसे सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है, सबसे पुराना या सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्लियर है ना, अभ्यारण्य है। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ और उत्तर प्रदेश में फेमस वन्यजीव अभ्यारण्य, जैसे एक है कतरनिया घाट। कौन सा है? कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कतरनिया घाट है आपका बहराइच में। कहां पर है? बहराइच में है। उसके अलावा यदि बात की जाए, कतरनिया घाट हो गया, चंद्रप्रभा हो गया, उसके अलावा भी एक और इंपोर्टेंट बात है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है आपका लखीमपुर खीरी में। क्लियर है ना, याद रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर द्वारा निर्धारित की जाती है, मतलब बैंक दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? यदि आपने ध्यान दिया हो तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया है। ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा और ऑप्शन डी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया को बैंकों का बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक भी कहते हैं। इसके अलावा इसकी स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में की गई, 1935 में की गई। उसके अलावा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। क्लियर है ना, तो इसे बैंकों का बैंक कहते हैं, याद रखना। और सबसे बड़ा बैंक पूछा जाए जो भी है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आम चुनाव से पहले बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यह पूछा जा रहा है कि यह चुनाव होने वाले हों तो उससे पहले जो बजट पेश किया जाता है उसका क्या नाम दिया जाता है? क्लियर है ना, तो ऑप्शन ए है पूर्ण बजट, फुल बजट, ऑप्शन सेकंड इंटरिम बजट या अंतरिम बजट, ऑप्शन सी सप्लीमेंट्री बजट या अनुपूरक बजट और ऑप्शन डी लेखानुदान बजट या वोट ऑन अकाउंट बजट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, अंतरिम बजट है जो पेश किया जाता है जब चुनाव होते हैं तो उससे पहले। जैसे आपको पता हो तो कि ये अभी जो बजट आया ये पूर्ण बजट के रूप में आया है, और जब चुनाव लोकसभा के चुनावों की जो घोषणा हुई थी उससे पहले भी फरवरी में जो बजट लाया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या जो हमारे देश की सरकार है उसके द्वारा, तो वो कौन सा बजट था? वो अंतरिम बजट ही था। क्लियर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में कैडमियम की उपस्थिति के कारण कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए मिनीमाता, ऑप्शन बी रक्तलापता, ऑप्शन सी एल्जमा और ऑप्शन डी इटाई। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, इटाई। क्लियर है ना, ऑप्शन डी इटाई कैडमियम की उपस्थिति के कारण हो जाता है। यदि कैडमियम की मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाती है तो उस कारण इटाई नामक रोग हो जाता है। मिनी माता की यदि बात की जाए तो पारा की अधिकता के कारण होता है। किसकी? पारा या मरकरी की अधिकता के कारण होता है, पारा की अधिकता के कारण। क्लियर है, उसके बाद अगर बात की है रक्त लापता तो रक्त की कमी के कारण, क्लियर है ना, रक्त की कमी के कारण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो बच्चों आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।